प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन रहता है? कोई बोलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सेल के अंदर कोई भी मटेरियल आएगा या नहीं आएगा, उसकी एंट्री को अलो करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। ठीक है। क्लास को एक्टिवली अटेंड भी कर रहे हो या नहीं? हेलो। यस सर। हम्म। हाँ, तो कुछ नहीं समझ में आए जो मैं बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो पूछ सकते हो। हाँ, मैं यहाँ पर इसकी केमिकल कंपोजिशन को अब डिस्कस करूंगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। यहां पर हम जो केमिकल कंपोजिशन लिख रहे हैं वो केमिकल कंपोजिशन स्पेसिफिकली प्लांट सेल की है। वैसे तो नियर अबाउट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऑर्गेनिजम्स में एक जैसी रहती है, लेकिन फिर भी कुछ कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग हो सकती है। इवन प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग प्लांट ग्रुप्स के अंदर कंपोजिशन में वेरिएशन पाई जा सकती है। तो वो वेरिएशन में थोड़ी सी लिखूंगा। लिपिड्स। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेजर कंपोनेंट के बारे में बात करें तो वन इज लिपिड एंड अनदर इज प्रोटीन। These two components plays the most important roles in plasma membrane and are most abundant. सबसे ज्यादा abundant भी है lipids and proteins। परसेंटेज में लिखूंगा बाद में। उसके अलावा क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट है, एंड वाटर भी रहता है। ऐसा कुछ प्लांट मेंबर्स के अंदर पाया जाता है। ये जो है लेकिन नियर अबाउट 50-50% के आसपास ये रहते हैं ज्यादातर के अंदर। लेकिन कुछ प्लांट ग्रुप्स के अंदर ये हो जाता है कि जो लिपिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है और प्रोटीन की ज्यादा रहती है। ये याद रखना, प्रोटीन ज्यादा रहता है यानी कि प्लांट्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन सबसे कम, वाटर नियर अबाउट 20% के पास आसपास सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहता है इंक्लूडिंग प्लांट सेल्स। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी ऑर्गेनिजम्स की सेल्स के अंदर प्रेजेंट पाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना तो सेल सरवाइव ही नहीं कर सकती है ना, क्योंकि ये एक ऐसा बैरियर है जो कि एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। अगर कोई भी चीज अनकंट्रोल्ड तरीके से एंटर करेगी या एग्जिट करेगी तो वो सेल की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ना। तो ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसको नोट कर लेना, अदरवाइज तुम्हारी बुक्स में मिल जाएगा, फिर भी देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बार बार रब इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि स्पेस जो है कम पड़ जाता है फिर। चलो लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। लिपिड्स, लिपिड्स यानी फैट्स भी बोलते हैं हम इसको। फैट्स थ्री मेजर टाइप्स के होते हैं। टाइप्स, here we are mentioning types of lipids. One is phospholipid. Second one is glycolipid. And third one is cholesterol.
ठीक है, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड थर्ड वन इज कोलेस्ट्रॉल। जो फोस्फोलिपिड है, नाम से क्या पता चल रहा है, फोस्फो प्लस लिपिड, यानी कि लिपिड के साथ फोस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ग्लाइकोलिपिड, जहां पर भी ग्लाइको टर्म आ जाए मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पोर्शन के साथ लिपिड का कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल, ये एक सिर्फ लिपिड का कंपोनेंट है। ओके, अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जो फोस्फोलिपिड है, इसमें सबसे ऊपर जो कंपोनेंट होता है दैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो वो कोलाइन होगा, कोलाइन, CHOLINE, कोलाइन, या फिर ये हो सकता है और इथेनॉल अमाइन, यानी कि कोलाइन और इथेनॉल अमाइन वाले जो फोस्फोलिपिड्स हैं वो सबसे ज्यादा अबंडेंट है। उसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, दैट इज बेसिकली ए अल्कोहल हैविंग OH ग्रुप, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास एक OH ग्रुप होता है, ठीक है। और यहां पर रहता है एक फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप करने कहने का मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, PO4 के साथ जो भी इसकी वैलेंसी है, जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, PO4, यानी कि एक फोस्फेट है उसके साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक होता है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल, और यहां पर एक मिनट, ऐसे 2 फैटी एसिड चेन्स जुड़ी हुई है। ये जो कंपोनेंट मैंने ऊपर बनाया, कोलाइन हो सकता है या इथेनॉल अमाइन इसके जगह पर हो सकता है, फोस्फेट ग्रुप होता है बीच में, और नीचे एक ग्लिसरॉल होता है जो कि एक अनदर अल्कोहल है ना, ये भी एक अल्कोहल है, ये भी एक अल्कोहल है, बीच में फोस्फेट ग्रुप है और नीचे फैटी एसिड चेन्स है। अब इसको जो डायग्राम्स वगैरह में दिखाया जाता है वो कैसे दिखाया जाता है, इसको ऐसे दिखाया जाता है, बहुत कॉमन डायग्राम ये तुमने देखा होगा, ऐसे। ये क्या है, ये हेड ग्रुप है, दिस इज हेड ग्रुप। ये पोलर होता है, पोलर कहने का मतलब क्या है कि इस पे चार्ज है, यानी कि ये वाटर से अट्रैक्टेड होगा। ये कैसा है, पोलर है एंड हाइड्रोफिलिक है। ये जो हेड ग्रुप होता है ये पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक है, ये वाला इतना पोर्शन, इतना, ये सारा हेड ग्रुप है। और ये जो 2 नीचे टेल्स दिखाई दे रही हैं, ऐसे, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे टेल्स, ये 2 दिखाई दे रही है ना टेल्स, दीज आर फैटी एसिड चेन्स। ये क्या है, फैटी एसिड की टेल्स बोल सकते हो या चेन्स बोल सकते हो, ठीक है। और आपको पता है जो फैटी एसिड्स हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होंगे, ये हाइड्रोफोबिक। ये जो हेड ग्रुप है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, जहां पर वाटर होगा उस साइड ये अपने आप को ओरिएंट करके रखेगा। ये टेल ग्रुप है, ये पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मींस पानी से दूर हटने वाले हैं, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को लव करने वाले, वाटर लविंग, जो पानी की तरफ मूव कर रहे हैं, वो हेड ग्रुप। यानी कि ये जो अपना पूरा फोस्फोलिपिड है, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है
दैट इज, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज एम्पीपैथिक। एम्पीपैथिक, इस टर्म का मतलब है कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। इसका जो हेड ग्रुप है ये वाटर की तरफ मूव करता है, और ये जो टेल ग्रुप है ये वाटर से अवे मूव करता है। इसी बेसिस पे इसका अरेंजमेंट रहता है, चाहे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर हो फोस्फोलिपिड या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो, तो इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से रहेगी कि ये पोर्शन वाटर की तरफ रहेगा और ये पोर्शन वाटर से दूर रहेगा। ठीक है, फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, दिख भी रहा होगा। ठीक, किसी को कुछ ना समझ में आया हो फोस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में, बता सकते हो? हेलो, Clear आ गया सर। क्या? ओ, ठीक है, ओके ओके। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर क्या है, लिपिड कंपोनेंट के साथ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चेन्स बाहर जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसके लिए ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड के अलावा जो सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। यानी कि लिपिड्स के अंदर फोस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट रहता है वो नियर अबाउट सेम ही रहता है। Cholesterol molecule is a 5-ringed structure. देख लेते हैं एक बार, नहीं 4-ringed structure. It is a 4-ringed structure जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। हेक्सागोन, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़े। और एक पेंटागोनल रिंग है ऐसे। ठीक है, अब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कोलेस्ट्रॉल का। यहां पर होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस वन दिख रहा होगा। 3 हेक्सागोनल रिंग्स एंड 1 पेंटागोनल रिंग्स, और इसके साथ जुड़ी है ये एक कार्बोहाइड्रेट की चेन। इसके अंदर भी फोस्फोलिपिड की तरह हेड और टेल ग्रुप होते हैं। दिस वन इज पोलर हेड ग्रुप। कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं। ये जो है ये पोलर पार्ट है। पोलर कहने का मतलब वाटर से अट्रैक्ट होता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है टेल वाला, ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि नॉन पोलर है ना। ये जो टेल वाला ये कार्बोहाइड्रेट चेन है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये जो पोलर हेड ग्रुप है ये फोस्फोलिपिड के पोलर हेड ग्रुप के साथ ज्वाइंट होके रहता है। ये फोस्फोलिपिड था ऐसा सा, इसके साथ इसका पोलर ग्रुप रहता है हेड ग्रुप, और ये इसकी टेल। ठीक है ना, रफ सा बना दिया मैंने। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है तो ऐसा बना के देख लेते हैं। ये लो, 2 है ना। एक 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे रहता है। यहां पर OH ग्रुप है। ये जो ग्रुप है चेन्स वाला
ये सारा हाइड्रोफिलिक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है। इस तरह से फोस्फोलिपिड्स के बीच में ये रहता है, दो फोस्फोलिपिड्स के बीच में, हर एक दो फोस्फोलिपिड के बीच में ये रहेगा। ठीक है, आई होप लिपिड कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ओके। Hello students, in this video I have made one mistake. In this video I have called the fatty acid chain of cholesterol molecule as carbohydrate. मैंने जो फैटी एसिड चेन होती है कोलेस्ट्रॉल की उसको कार्बोहाइड्रेट बोल दिया था गलती से फ्लो में, बट दैट वाज रॉन्ग. Fatty acid chains are hydrocarbons with one carboxyl group. Carboxyl group is also called as COOH group, while the carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके पास जो ऑक्सीजन एटम्स का नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फैटी एसिड्स. आई होप आपको बात समझ में आई होगी. अगर नहीं समझ में आई तो फिर भी आप पूछ सकते हो. ओके.